नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह सवेरे की खबरों में। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडेरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए दिल्ली से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर हम नज़र डालते हैं और आज जिन खबरों पर हमारी नज़र रहने वाली उन सब के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर दिल्ली से। दिल्ली नगर निगम की आज बैठक की जाएगी। इस बैठक में 2023-24 का संशोधित बजट और 2024-25 का अनुमानित बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दूं, स्टैंडिंग कमेटी ना होने की वजह से ये पहली बार है जब निगम का बजट सीधा संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद आगे 2 महीने सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी निगम के अनुमानित बजट को जनता के बीच लेकर जाएगी। मार्केट एसोसिएशन, RWA, महिला संगठन, युवाओं, दिल्ली के 360 गाँव के प्रधानों के बीच बजट पर 100 से ज़्यादा मीटिंग होगी। लोगों से सुझाव लेने के बाद इस पर सदन में चर्चा होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक बजट का निर्माण जनता की राय से ही होगा। लोगों के बीच जाकर आम आदमी पार्टी 100 से 150 बैठकों का आयोजन कर बजट तैयार करेगी। बजट पर 1.5 से 2 महीने तक सदन में चर्चा की जाएगी और अंतिम मोहर जनता के बजट पर ही लगेगा। दिल्ली की आबो हवा का क्या हाल है ये आप भली भांति जानते हैं। काफ़ी खराब श्रेणी में है। अगर शुक्रवार की बात की जाए तो 324 औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था और कई सारे हॉटस्पॉट एरियाज ऐसे थे जहां पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा नजर आया था। दिल्ली में देखिए, मौसम की करवट लेने के बावजूद भी हवा काफ़ी खराब श्रेणी में है। कई इलाके ऐसे हैं जहां की आबो हवा यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। शुक्रवार की जिस तरह से हमने आपको बात बताई है, दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित रही। सुबह से हल्की धुंध के साथ साथ कोहरा भी छाया हुआ नजर आया। 28 इलाके तो ऐसे थी जहां पर हवा बेहद खराब और 8 इलाकों में हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी। दिल्ली में हवा अगर हम समग्र रूप से बताएं आपको तो बेहद खराब श्रेणी में बनी रही। कमोबेश यही स्थिति सोमवार तक यानी मंडे तक रहने का अनुमान जताया गया है। अगर हम रविवार की बात करें तो यहाँ हवा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चलेगी। इस दौरान हवा की चाल 8 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। तो वहीं सोमवार को हवा पश्चिमी दिशा से चलने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान हवा की गति 6 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 की सफलता दिखने लगी है। आदित्य L1 ने सूरज की 11 तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें अलग अलग रंगों में भेजी गई हैं। इन तस्वीरों से सूरज के क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर के इंट्रिकेट डिटेल के बारे में बताया जाएगा। इसरो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट में बताया, सूट पेलोड ने अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ के पास सूर्य की फुल डिस्क इमेज कैप्चर की है। तस्वीर में 200 से 400 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ में सूर्य की पहली फुल डिस्क रिप्रेजेंटेशन शामिल है। ये तस्वीरें सूर्य के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के बारे में इंट्रिकेट डिटेल देती हैं। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 के सूट पेलोड को 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। टेलीस्कोप ने सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें क्लिक की हैं। फोटोस्फेयर से मतलब सूरज की सतह है, जबकि क्रोमोस्फेयर से मतलब सूरज की सतह और इसके बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली परत से है। आदित्य L1 ने इससे पहले 6 दिसंबर को सूरज की तस्वीर ली थी। ये इमेज पहली लाइट साइंस इमेज थी। इस बार सूरज की फुल डिस्क इमेज ली गई है। और चलिए अब हम एक ऐसी योजना के बारे में आपको बताते हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। जितने भी सरकारी स्कूल है दिल्ली में, उन स्कूलों में मेंटल हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन रखना है, उसको लेकर सरकार की तरफ से योजना आज से नहीं पर 1 साल हो गया है ऐसे स्कूल्स में जहां पर मेंटल हेल्थ क्लिनिक बनाए गए हैं। इन मेंटल हेल्थ क्लिनिक में जो फिजिकल स्क्रीनिंग है मेडिकल ऑफिसर वो तो करते ही हैं, साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट भी अपॉइंट किए जा रहे हैं जो बच्चों की मानसिक स्थिति समझते हैं। कोई बच्चा किस तरह के परिवार से आ रहा है, उसके परिवार में किस तरह की सिचुएशन है, उसका कैसा असर उसके मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है, वो सभी बातें वो अपने साइकोलॉजिस्ट से जाकर डिस्कस कर सकता है। क्योंकि देखिए, बचपन से हमें ये तो बताया जाता है कि आपको फिजिकली स्ट्रांग बनना है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है और ये भी ज्ञान मिलता है कि इमोशनली भी स्ट्रांग बनना है। लेकिन क्या आपको मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए कोई बताता है कि आपके लिए आपके जीवन में मेंटल हेल्थ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती
हुए आती है। तो ये योजना जो सरकार की तरफ से स्कूल मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव के रूप में चलाई जा रही है, इसके तहत बच्चों को सेशंस दिए जाते हैं। उनके क्लास में एक अलग से ऐसा पीरियड होता है जिसमें उन बच्चों से अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जिसके ज़रिए उनका स्ट्रेस लेवल कम हो और एंजाइटी से वो परेशान ना हो। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये अंत की शुरुआत है। वहीं एथिक्स कमेटी ने अब इस पर महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद रिपोर्ट मांगी है। महुआ मोइत्रा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आपराधिक पहलुओं की जांच केंद्रीय एजेंसियों के जरिए होगी। निष्कासन के बाद महुआ ने ये भी कहा है कि एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। बता दें, महुआ मोइत्रा लोकसभा के फैसले के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। हालांकि ऐसे मामले संसद और स्पीकर के अधिकारों के दायरे में आते हैं, जो अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। लेकिन संसद में पारित कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और चलिए अब बात कर लेंगे दिल्ली कैबिनेट में हुए बदलाव को लेकर। दरअसल केजरीवाल सरकार में जो एजुकेशन मिनिस्टर है आतिशी मारलेना, उनको अब कानून मंत्रालय सौंप दिया गया है। और कानून मंत्रालय जो पहले कैलाश गहलोत के पास था, उनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, अब उनसे वो लेकर उनको महिला बाल विकास मंत्रालय सौंप दिया गया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि शहर में न्यायिक बुनियादी ढांचे और प्रशासन के कई मुद्दे महीनों तक मंत्री के पास लंबित रहे हैं और इसे लेकर विवाद हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने एलजी को पत्र लिखा। आतिशी को कानून मंत्रालय का प्रभार सौंपने की सिफारिश की। दिल्ली सरकार की इस सिफारिश को एलजी ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले देखिए, अक्टूबर में उन्हें जल विभाग का प्रभार सौंपा गया था। जून में आतिशी को राजस्व, योजना और वित्त विभागों का प्रभारी बना दिया गया। ये विभाग पहले कैलाश गहलोत के पास ही थे। नए बदलाव के बाद कैलाश गहलोत के पास परिवहन, गृह, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ही अब बचा है। अधिकारियों का कहना है कि कानून मंत्री की देरी के कारण एलजी ने अदालतों, न्यायिक बुनियादी ढांचे, शीघ्र न्याय वितरण और प्रशासन प्रणाली से संबंधित फाइलें वापस ले ली थी। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून मंत्री के पास 6 महीने तक लंबित फाइलों को 3 दिन के अंदर अंदर अवलोकन और विचार के लिए उन्हें सौंपा जाए। उपराज्यपाल सचिवालय को प्रमुख सचिव की एक रिपोर्ट से सूचित किया गया था कि 18 ऐसी फाइलें थी जो लंबित थी। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स।